हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम प्रतिभा है और मैं आप सभी के लिए आज लेके आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास जो आपके सीटेट में नंबर गेन करने में आपकी मदद करने वाली है। क्योंकि अभी तक हमने जो जीन पियाजे के बारे में थ्योरी पढ़ी है, आज हम जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी PYQ बेस्ड क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके होंगे 2011 से लेकर 2016 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न। जीन पियाजे से संबंधित 2011 से लेकर 2016 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। कि देखो, जब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर अगर हम क्वेश्चन लगाते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि अच्छा, एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन करता है। और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि 2011 से 2016 के बीच एग्जामिनर किस तरीके से और किस चीज में उन्होंने ज्यादा फोकस किया है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा एंड आपको पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ठीक है, अपनी समझ विकसित करते हैं एक तरह से। इसका श्रेय किसको जाता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन थोड़ा इजी है, इजी से थोड़ा टफ की ओर चलेंगे। पियाजे जी, पावलोव, कोहलबर्ग, स्किनर, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो जो आपके क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो ये आपके जीन पियाजे जी। तो जीन पियाजे जी स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के हैं। अगर हम बात करें तो ये चिकित्सा मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने जो थ्योरी दी है वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, जिसमें इन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं जो सभी को पता होंगे। 4 स्टेजेस कौन कौन सी बताई हैं? एक संवेदी गामक अवस्था। क्या है? संवेदी गामक अवस्था। दूसरा बताया है उन्होंने पूर्व संक्रिय अवस्था। तीसरा है मूर्त संक्रिय अवस्था। और चौथी है औपचारिक संक्रिय अवस्था। संवेदी वाला होता है 0 से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है। पूर्व संक्रिय अवस्था यानी 2 से लेकर 7 वर्ष तक की जो अवस्था होती है। मूर्त संक्रिय अवस्था मतलब 7 से 11, और औपचारिक 11 के ऊपर की अवस्था है। तो इसको भी हम आगे आगे जैसे ही क्वेश्चन करेंगे उसके साथ भी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ अगर हम बात करें तो हमें एक थ्योरी से कई सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। तो जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, पियाजे जी। ये 2011 का क्वेश्चन है, तो धीरे धीरे हम 2016 तक मूव ऑन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। बच्चा क्या कर रहा है? तार्किक रूप से जो वस्तुएं हैं और घटनाओं के बीच विषय में चिंतन करने लगता है, थिंकिंग करने लगता है। तो वह कौन सी अवस्था होती है? संवेदी प्रेरक अवस्था, यानी या संवेदी गामक अवस्था। इस अवस्था को हम इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका नाम ही क्या है? सेंसरी मोटर अवस्था। यानी अगर हम कह दें जहाँ पे हम सेंसर का इस्तेमाल करते हैं, यानी इसमें हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी 5 सेंसर्स हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। हम इनका इस्तेमाल करके अपने जो आसपास वातावरण है इसके साथ बातचीत करने की बच्चा कोशिश करता है। तो वो क्या होता है? आपका संवेदी गामक अवस्था होती है। हम अगर बात करें औपचारिक अवस्था, ये 11 से ऊपर की होती है, यानी फॉर्मल स्टेज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें बच्चा जो कठिन गणित है उनको सॉल्व करने लगता है, बच्चा उदाहरणों को समझने लगता है। अगर हम बात करें तो बच्चे में रचनात्मकता आ जाती है, सोच में एक क्रिएटिविटी आ जाती है। वो कब आती है? आपकी औपचारिक अवस्था में आ जाती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त अवधारणाओं के बजाय मूर्त यानी जो ठोस वस्तुएं हैं
उनके उदाहरणों के बारे में बच्चा सोचने लगता है। बच्चे में संरक्षण का गुण आ जाता है। ठीक है, बच्चों में वर्गीकरण का गुण आ जाता है, यानी बच्चा क्लासिफिकेशन कर पाता है। बच्चा नियमों का प्रयोग करने लगता है। विचारों की शुरुआत किस अवस्था में होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो आपकी होती है 7 से लेकर 11 वर्ष की। बात करते हैं पूर्व संक्रियावस्था, जो आपकी होती है 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था। तो पूर्व संक्रियावस्था मतलब क्या होता है? गुड्डा गुड्डियों का खेल आपने सुना ही होगा कि काल्पनिक खेल बच्चे खेलते हैं, यानी टेडी बेयर में भी उनको भावनाएं नजर आती हैं, उनको इमोशंस नजर आते हैं। बच्चा संकेतों का इस्तेमाल करना पूर्व संक्रियावस्था में सीखता है। बच्चा बोलना पूर्व संक्रियावस्था में शुरू करता है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, बच्चा अहंकारी कहा जाता है इस स्टेज में बच्चे को, क्योंकि बच्चे को ये लगता है कि बच्चा जो सोच रहा है वो ही सब लोग सोच रहे होंगे। तो ये क्या होता है? पूर्व संक्रियावस्था होती है। तो हमने एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस भी देख लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो राइट आंसर है, यानी वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, तो वो आपकी होती है मूर्त संक्रिया अवस्था, यानी 7 से लेकर 11 वर्ष की अवस्था, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की? अभी हमने 4 स्टेजेस की बात की। हमने पहली बात की सेंसरी यानी संवेदी गामक, हमने दूसरी बात की प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियावस्था, हमने तीसरी बात की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियावस्था, और हमने फोर्थ बात की फॉर्मल ऑपरेशनल यानी औपचारिक संक्रियावस्था। तो ये जो 4 स्टेजेस हैं, ये किनकी हैं? ये है जीन पियाजे जी की, जो किसकी बात करते हैं? संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका जीन पियाजे। कोहलबर्ग भी सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है, एरिक्सन से भी क्वेश्चन आता है और स्किनर से भी आता है। तो इसके बाद फिर हम धीरे धीरे इन जो मनोवैज्ञानिक हैं इनके बारे में भी धीरे धीरे हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देख रहे हो जो क्वेश्चन का क्रम आ रहा है, उसमें जो जीन पियाजे की स्टेजेस है वहां से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और किसी किसी पेपर में तो देखेंगे कि जीन पियाजे से संबंधित 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि जीन पियाजे से संबंधित एक ही क्वेश्चन देखने को मिलता होगा तो क्यों इतना हम इसमें जोर दें। ऐसा नहीं है। कभी कभी पेपर में आप जानते हैं सीटेट का पेपर 2 बार होता है, जून एंड दिसंबर में। ठीक है, 2 बार होता है इसका पेपर। तो आप इतना समझ लीजिए, कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे होते हैं जो मुझे लग रहा है कि उनको आना ही आना है, मतलब एक इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक है। तो ऐसी चीजों को तो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, अगर हमें चाहिए कि हम अपने एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करें। एक्चुअली यहाँ बैंड बाजा बज रहा है, भगवान जाने आज किसकी शादी है। अभी भी शादी होती है क्या? अभी तो नहीं लग रहा कि शादी वादी का सीजन चल रहा है, लेकिन बहुत भयंकर बैंड बाजा बज रहा है। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो रहा हो तो माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं छत पे ही बैठी हूँ और नीचे कोई ऑप्शन नहीं है कि वहां मैं आपकी क्लास ले सकूं, तो इस वजह से थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। पियाजे जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पना के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? ठीक है, वो कौन सी स्टेज होती है? मूर्त संक्रिया अवस्था 7 से 11, ये 11 जीरो हटा दीजिए। ठीक है, कौन सी अवस्था? 7 से 11। पूर्व संक्रिया अवस्था 2 से 7 वर्ष। औपचारिक संक्रिया अवस्था 7 से ऊपर, और संवेदी गामक अवस्था 0 से लेकर 2 वर्ष की होती है। ठीक है, तो इनमें से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, वैसे कभी आपने सुना है पड़ोसी में अगर बैंड बाजा बजता है? तो हम लोग तो बचपन में ऐसे ही करते थे। बचपन में क्या, मैं बड़ी भी हो गई तो भी मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं बढ़िया अपने, अगर मेरे कमरे में बहुत सुनाई दे रहा है बैंड बाजा, तो मैं बढ़िया अच्छे से डांस कर लेती हूँ जी भर के, क्योंकि साउंड में डांस करना और ये जो बैंड बाजा बजता है ना, ढोल नगाड़े टाइप के, इनमें डांस करने का अलग ही मजा है। नहीं, इंजॉय तो बहुत होता है, लेकिन जब पढ़ाई करते रहो तो फिर डिस्टरबेंस भी बहुत होती है। चलिए, जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? बताइए बताइए।
राइट आंसर इसका है औपचारिक संक्रिया अवस्था। कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पना के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? तो वो कौन सी अवस्था होती है? बताओ बताओ, वो कौन सी अवस्था होती है जब बच्चा क्या कर रहा है, अमूर्त संकल्पना के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? तो वो होती है आपकी औपचारिक संक्रिया अवस्था। इसमें बच्चा तार्किक सोच विकसित होती है, बच्चे में परिकल्पना को समझने में बच्चा सक्षम होता है, बच्चा समय, स्थान, संख्या और धारणाओं का इस्तेमाल करना सीख लेता है, बच्चा क्रिएटिव ढंग से सोचने लगता है, वो जटिल गणित सॉल्व कर लेता है। बच्चे में इंपॉर्टेंट चीज अभिसारी और अपसारी चिंतन भी विकसित होता है, यानी डाइवर्जन थिंकिंग भी विकसित हो जाती है। तो यहाँ जो आंसर होगा राइट वो होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, औपचारिक संक्रिया अवस्था। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक, यानी जैसे मैंने आपको बताया संवेदी गामक के साथ साथ इंद्रिय गामक भी लिखा हो सकता है, क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं इसको, अवस्था किसके साथ संबंधित है? सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण स्मृति, ठीक है, अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, या विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले तो हमें सेंसरी जो स्टेज है तो उसके बारे में थोड़ा सा हमको नॉलेज होनी चाहिए कि इस ये जो स्टेज होती है ये 0 से लेकर 2 वर्ष की होती है, यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष भी लिखी हो तो समझ जाइएगा कि 0 से लेकर 2 वर्ष की बात हो रही है। तो इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, दुनिया के बारे में अपनी इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं, जैसे आपका स्पर्श करना हो गया, स्वाद लेना हो गया, देखना, चलना, इन मोटर कौशलों और संवेदी धारणा के माध्यम से पर्यावरण से बातचीत करने का एक तरह से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमारी जो 5 सेंसेस हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। बच्चा क्या करता है, चीजों को पटक कर, हिलाकर, पीट कर, चबा कर उनसे बातचीत करते हैं। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो हर चीज को मुंह में डाल देते हैं, है ना। कोई भी चीज पाएंगे, आप खिलौना भी दोगे, कुछ भी दोगे, कोई बॉटल पा गए, कोई कपड़ा पा गए, उसको भी मुंह में डाल देंगे, है ना। मतलब एक उनका एक माध्यम है, अब वो वही कर सकते हैं उस वक्त। किसी खिलौना दोगे तो उसको पीटेंगे, उसको बार बार पटकेंगे, है ना। तो चीजों को पकड़ेंगे, हर चीजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे जो उसके आसपास रखा होगा। तो ये जो चीजें होती हैं ये इंद्रिय गामक अवस्था में होती हैं, यानी 0 से 2 वर्ष की। इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है यहाँ पे, जो इंद्रिय गामक अवस्था है इसको भी कई स्टेजेस में बांटा गया है। जैसे अगर हम स्टार्टिंग की स्टेज की बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा चूसने, देखने, ठीक है, चूसने, देखने, सुनने, यानी अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल कर रहा है। चूसने, देखने, सुनने, पकड़ने की क्रिया का क्या करता है, अभ्यास करता है। जब बच्चे में सेकेंड स्टेज आती है तो बच्चा वो चीज करेगा जिस चीजें में उसे रुचि होगी और वो चीज बार बार करेगा। ठीक है, वो चीज क्या करेगा, बार बार करेगा। जो चीज उसको पसंद होगी, जिस चीज में उसकी रुचि होगी, जैसे मान लो खिलौना है, उसको वो अच्छा लग रहा तो उसको बार बार ही पटकेगा, बार बार पटकेगा, जैसे पकड़ेगा वैसे ही पटकेगा, है ना। अगर हम थर्ड चरण की बात करते हैं, थर्ड चरण में क्या होता है, ध्वनि को सुनने के लिए बच्चा एक तरीके से प्रतिक्रिया करता है। जैसे मान लो जैसे कि मम्मी पापा का ध्यान मेरे ऊपर जाए तो कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया या कुछ ना कुछ वैसी हरकतें टाइप की करने लगता है। अगर हम फोर्थ स्टेज की बात करेंगे तो बच्चा क्या कर रहा है, वस्तुओं को खोजना स्टार्ट कर देता है, जिसे हम बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। अगर मतलब कोई सामान उसकी जगह से आप हटाएंगे तो वो उस चीज को खोजना स्टार्ट कर देता है। फिफ्थ स्टेज में हमने पढ़ा था कि बच्चा क्या कर रहा है, अब एक चीज बार बार नहीं दोहरा रहा है, उस चीज को क्या कर रहा है, बदलाव कर रहा है, उसमें चेंज कर रहा है। पहले क्या कर रहा था सेकेंड स्टेज में, वो एक ही क्रिया कर रहा था बार बार जो उसको पसंद थी। अब ये जब आपके फिफ्थ स्टेज में पहुंच गया तो बच्चा जो चीज दोहराने के बजाय अपने जो स्वयं का जो मूल व्यवहार है उसमें क्या कर रहा है, बदलाव करने की कोशिश कर रहा है।
सिक्स स्टेज में बच्चा क्या करता है, एक तरह से मानसिक समस्याओं को हल करने के बारे में विचार करता है। तो ये इंद्रिय गामक अवस्था में कुछ चरण भी हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्थित होता है? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना पारस्परिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। थर्ड है, एक समृद्ध एवं विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको लग रहा है कि ज्यादा अप्रोप्रिएट है इस हिसाब से? ठीक है, संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हिसाब से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका एक समृद्ध एवं विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना यानी इन्वायरमेंट ऐसा देना जो उसको बहुत चीजें सिखा रहा हो, बहुत समृद्ध हो। अगर हम बात करें यहाँ पे अदर ऑप्शन को देखेंगे तो परीक्षाओं का आयोजन करना, परीक्षाएं मेन मकसद नहीं है हमारा। ठीक है, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना पारस्परिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, ये भी सही नहीं है। अगर हम यहाँ बात करें सहयोगात्मकता की अपेक्षा, अगर हम सहयोगात्मक की बात करते हैं तो ये सही होता है, लेकिन अगर सहयोगात्मक की अपेक्षा हम व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वो ऑप्शन सही नहीं होता। यहाँ पे एक चीज नोटिस करिएगा कि जो सीटेट है वहां पे दो ऑप्शन आपको ऐसे दिखेंगे एग्जाम में जहां पे लगेगा बस बस हम तो सही ऑप्शन तक पहुंच गए। अब वहां पे आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ज्यादा बेटर है, मतलब वो दूसरे ऑप्शन से ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे सीटेट में थोड़ा सा सिर्फ पढ़ाई काम नहीं आती है, उसके साथ साथ थोड़ा लॉजिक भी लगाना रहता है कि कौन सा वो ऑप्शन है जो बहुत ज्यादा इस जो क्वेश्चन है इसके नजदीक हो और बहुत अच्छा ऑप्शन है और वहां पे पॉजिटिविटी हो। जैसे ये देखो सहयोगात्मक है, ठीक है, ये विविधता है, समृद्ध वातावरण है, ये जो ऑप्शन होते हैं ना ये पॉजिटिव को इंडिकेट करते हैं, तो ये गलत होने की आशंका इसमें नहीं होती है। जहाँ केवल परीक्षाओं का आयोजन हुआ, व्यक्तिगत गतिविधियों पर विशेष ध्यान हुआ, केवल की बात हुई, ये जो ऑप्शन होते हैं ये ऑलरेडी क्या होते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। तो ये भी थोड़ा सा आप जब भी एग्जाम दीजिए तो इन चीजों का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो देखो क्योंकि हमारे पास समय कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं अगर कह दें, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी पेपर होता है, तो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। तो आपका इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक वर्ष के शिशु, यहाँ पे एक लिखा हुआ है और 7 के बगल लिखा है तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि 71 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7, एक वर्ष के शिशु जब आंख कान और हाथों में सोचते हैं या हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो हमने बात की ये जो हाथ कान और जो नाक का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे शिशु, तो ये अवस्था होती है जब बच्चा 5 सेंसेस का इस्तेमाल करता है। हमने बात की थी आंख कान नाक जीभ और त्वचा, और ये कौन सी अवस्था होती है? तो ये होती है इंद्रिय गामक अवस्था, यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष यानी 0 से लेकर 2 वर्ष की जो अवस्था होती है वो इंद्रिय गामक अवस्था होती है, जो अभी तक हमने आपको इसमें डिटेल से बात की कि जब बच्चा सेंसेस का इस्तेमाल कर रहा है यानी अपनी ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, प्रचलित योजनाओं में नई योजनाएं, मतलब प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, यानी प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, साम्य धारण, आत्मसातकरण या संगठन? संगठन मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है संगठन मतलब? ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करेंगे साम्य धारण मतलब इक्विलिब्रियम, यानी EQUILIBRICUM। ठीक है, ये M है मेरा, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है स्क्रीन में। ठीक है,
आत्मसातकरण मतलब होता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, ठीक है। और अगर हम समायोजन की बात कर देंगे तो इसको क्या बोलते हैं आपका अकोमोडेशन बोल सकते हो, एडजस्टमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या होता है अकोमोडेशन। खिचड़ी हो गई ना यहाँ पे, चलो हटा देते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन। एसी, थोड़ा साफ साफ लिखो नहीं, एसिमिलेशन, ठीक है। आत्मसातकरण। तो अगर हम बात करते हैं आत्मसातकरण क्या होता है, कोई चीज जो आपको बताई जाए एट इज इट आप उसको वैसे ही समझ लो, वो क्या होता है आत्मसातकरण होता है। यानी एज इट इज की बात हो रही है, यानी जो चीज जैसे बताई जा रही है आपने उसको वैसे ही क्या कर लिया, समझ लिया, वो क्या होता है एसिमिलेशन होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे साम्य धारण की, यानी अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है पुरानी और नई धारणाओं के बीच क्या होता है संतुलन बनाने का जो कार्य होता है वो क्या होता है या संतुलन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है साम्य धारण होती है, ठीक है। क्या होता है संतुलन बनाने की प्रक्रिया जो होती है साम्य धारण होती है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, संगठन की बात करेंगे, तो संगठन मतलब एक ग्रुप, यानी ग्रुप में रह के एक तरीके से काम करना वो संगठन कहलाता है। अगर हम बात करेंगे समायोजन का मतलब क्या होता है, अकोमोडेशन क्या होता है, जैसे हमने बात की स्कीमा, स्कीमा मतलब क्या होता है कोई चीज आपने पहली बार देखी है और वो जो चीज आपने देखी है उसका चित्र आपके दिमाग में बस गया है, वो मतलब क्या हो गया आपका स्कीमा बन गया है, ठीक है। अब स्कीमा में आप कुछ चीज मॉडिफाई कर रहे हो, कुछ चीज चेंज कर रहे हो, वो आपका क्या है, वो आपका अकोमोडेशन है यानी समायोजन है। यानी जैसे आपकी स्कीमा में पहले छवि थी कि भाई जो उड़ने वाली चीज है वो जहाज को आपने देखा और वो उड़ रही है, तो आपकी स्कीमा में एक चीज बच गई कि उड़ने वाली चीज जहाज है। जब आपने उस चीज को चिड़िया को देखा तो आप उसको भी जहाज समझ बैठे, क्यों, क्योंकि आपने चिड़िया को पहले नहीं देखा था। पहली बार जो आपने देखा वो आपने जहाज को देखा और जहाज से आपको पता चला कि भाई वो उड़ रही है, इसका मतलब उड़ने वाली चीज, हर उड़ने वाली चीज को आप जहाज समझ रहे हो, है ना। आपके पास वो चीज पहले से मौजूद थी और वो छवि भी बैठ चुकी थी, है ना। लेकिन अब आपने चिड़िया को देखा तो आपने उसको भी जहाज समझ बैठा। अब क्या होता है जब आपका समायोजन की बात होती है तो आपने अब स्कीमा में अपने एक चीज और ऐड कर ली, उसको मॉडिफाई कर लिया, उसको संशोधित कर लिया कि जो अब उड़ने वाली चीज है वो केवल जहाज नहीं हो सकती, और भी चीजें हो सकती हैं उड़ने वाली, जैसे कि चिड़िया और भी चीजें, है ना। तो आपने उस चीज को क्या कर लिया है, मॉडिफाई कर लिया है, ठीक है। यानी किसी नए अनुभव को समझने के लिए मौजूदा स्कीमा में आपने संशोधन किया है, तो वो क्या होता है आपका अकोमोडेशन होता है, राइट। तो यहाँ से रिलेटेड भी जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न आते हैं, इसलिए ये चीज भी समझना जरूरी है। तो आपका जो राइट ऑप्शन था वो कौन सा था, आत्मसात करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे बाप रे बहुत तेज बजा रहे हैं ये लोग, ओहो। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन या क्रियाकलाप। कौन सा है मतलब परिभाषित मतलब प्रभावित नहीं करेगा, इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। मेरा ध्यान मतलब क्या बताऊं मैं, आज जब से मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज की क्लास लूं तब से भगवान 2-3 घंटे से ये लगातार बज रहा है। और बीच में मैंने सोचा कि अब क्लास नहीं लेती हूँ, जाने दो, सेकेंड कल लूंगी क्लास। तो उसके बाद ये रुक गई, बैंड बाजा बजना बंद हो गया, तो मैंने कहा चलो अब शांति हो गई, अब क्लास लेते हैं। अब जैसे ही क्लास लेने को बैठी आधा वीडियो हुआ कि फिर बैंड बाजा बजने लगा, तो ये अब बीच में रोक नहीं सकते ना, समस्या तो ये है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, चलिए। तो अगर हम बात करें जो पियाजे जी हैं, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास, अगर बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो रहा है,
तो उनका ये मानना है कि इसमें सोशल एक्सपीरियंस का मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब सोशल एक्सपीरियंस का रोल नहीं है। और अगर हम बात करें जो सोशल की बात है, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात लेव वाइगोत्स्की जी करते हैं, उन्होंने अहमियत सोशल चीजों को ज्यादा दी है। सोशल हो गया, आपका लैंग्वेज हो गया, इन चीजों को अहमियत जीन पियाजे जी ने बहुत ज्यादा दी है। तो स्पेशली जो जीन पियाजे हैं वो सामाजिक अनुभव पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, कि उनका ये मानना है कि संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित सामाजिक अनुभव नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पियाजे जी के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश 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 किस अवस्था में है। अब आप सोच सकते हो कि हमने अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं उनमें से बच्चे के जो आपकी जीन पियाजे की स्टेजेस हैं वहां से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत हैं, और आपको ईयर भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। अगर आप ईयर याद रखते हैं तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा चीजें और क्लियर होने में। औपचारिक संक्रिय अवस्था हम फिर से बात कर लेते हैं, कौन सी थी? 11 से ऊपर की जो अवस्था होती है वो होती है आपकी औपचारिक संक्रिय अवस्था। पूर्व की हमने बात की थी, कौन सी थी? 2 से लेकर 7 वर्ष। मूर्त संक्रिय अवस्था 7 से 11, और इंद्रिय गामक अवस्था यानी जन्म से 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 2 से 7 वर्ष हमने बताया, तो आपका है पूर्व संक्रिय अवस्था, ऑप्शन नंबर बी। एक चीज याद रखिएगा, पूर्व संक्रिय अवस्था से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे, जिसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो बच्चा इसमें बोलना स्टार्ट कर रहा है, संकेतों का इस्तेमाल करना शुरू करता है, काल्पनिक खेल खेलना शुरू करता है, गुड्डा गुड्डियों का खेल, है ना। तो ये चीजें बच्चा शुरू कर देता है। अभी बच्चा ठोस चीजों को नहीं समझ रहा है या ठोस तर्क नहीं करना जान रहा है, अभी इस स्टेज में ये चीज नहीं विकसित होगी। बच्चा नाटक वगैरह मतलब करना शुरू कर देता है। हो सकता है जैसे अपने टेडी बियर को बच्चा रानी राजा बना दे, कुछ भी बना सकता है। उसको लगता है कि बच्चे मतलब उनमें भी इमोशंस हैं। बच्चे में ये चीज में पूर्व संक्रिय अवस्था में बच्चे में ये भी हो जाता है, जैसे मान लो कोई बच्चा दीवार से लड़ गया, वो रोने लगा और मम्मी उसके वो दीवार को भी पीट दी, तो वो शांत हो जाएगा कि हाँ देखो इसने मुझे वो किया है और मम्मी ने इसको पीट दिया। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो सजीव निर्जीव में फर्क होता है वो अभी बच्चा नहीं कर पा रहा है। वो सजीव निर्जीव में ये नहीं समझ रहा है कि भाई उसको तो चोट लगेगी नहीं, भाई वो तो दीवार है ना। तभी वो चीज बच्चे में विकसित नहीं होती है। बच्चे अहंकारी होते हैं। अहंकारी क्यों कहा गया? भाई बच्चा तो भगवान का रूप है, हम कहते हैं भाई उसको अहंकारी क्यों कहते हैं? तो बच्चा अहंकारी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस जो पूर्व संक्रिय अवस्था है, इस स्टेज में बच्चे को लगता है कि जैसा वो सोच रहा है, जैसा वो देख रहा है, या जैसा वो महसूस कर रहा है, वो दूसरे भी वैसा ही महसूस कर रहे होंगे। मतलब अभी उसको दूसरों की फीलिंग के बारे में अभी कुछ आता पता नहीं है कि दूसरे के भी इमोशंस होंगे, अभी वो खुद के बारे में सोच रहा है। तो ये जो चीजें होती हैं ये बच्चे के क्या होता है, पूर्व संक्रिय अवस्था में होता है। अब एक यहीं पे चीजें आ जाती हैं कि बच्चे में संरक्षण की समझ विकसित नहीं होती है। क्यों संरक्षण की समझ विकसित नहीं होती है? जैसे मान लो एक चौड़े गिलास में आपने पानी भर दिया, ठीक है। अब उतना ही पानी आपने एक लंबे गिलास में भरा। अब जितना पानी आपने इस लंबे गिलास में भरा और उसमें हो गया ज्यादा पानी, तो बच्चा इस गिलास को पकेगा ना कि इस गिलास को। उसको हम बोल भी देंगे कि भाई ये दोनों में बराबर पानी है, लेकिन वो उस चीज को अभी समझ नहीं पा रहा है। मतलब अभी उसका क्लासिफिकेशन नहीं हो रहा है कि हाँ मतलब ये पानी उतना ही इसमें भरा गया है, पतला था इसलिए इसमें ज्यादा पानी लग रहा है। वो अभी इस चीज को नहीं समझ रहा है, यानी उसमें अभी संरक्षण का गुण नहीं विकसित हुआ है। ठीक है, तो ये कब होता है? पूर्व संक्रिय अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो आप बहुत जल्दी आंसर दे दोगे क्योंकि अभी तक जितने क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं तो इनमें हमने पढ़ा ही है। शैशव काल की अवधि है। शैशव काल की अवधि कब से कब की होती है? यानी इन्फेंसी की बात हो रही, जो आपकी इन्फेंसी स्टेज है वो कब की कब होती है। यानी अगर हम बात करें जो आपकी इन्फेंसी की एज है वो होती है जन्म से 2 वर्ष। तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखिएगा, बच्चे का जो फिजिकल और जो मेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत तीव्र होता है। अगर मैं स्पेशली बात करूँ, सबसे ज्यादा जो मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट है, बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो बहुत तीव्र गति से होता है, और उसके साथ साथ बच्चे का जो मानसिक विकास है वो भी तीव्र गति से होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया। बदलाव अभी हमने बात की किसकी, मोडिफाई की ना, हमने किसकी बात की थी, मोडिफाई की बात की थी ना। अगर हमने अभी आपके टर्म जो पियाजे के टर्म है उन पे हमने बात की थी, मोडिफाई की प्रक्रिया डैश 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 कहलाती है, आत्मसातकरण, समायोजन, अहम केंद्रिता या अनुकूलन क्या कहलाती है। तो अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है समायोजन यानी अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मैंने आपको बताया ना, मोडिफाई या अपनी जो स्कीमा है उसमें चेंज करना, यानी जो पहले से हमारी मौजूदा स्कीमा में जो चित्र है उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना, उसको संशोधित करना। जैसे हमने चिड़िया और एरोप्लेन वाला आपको उदाहरण बताया था, वही चीज है इसमें। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश 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 के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। किसने कहा है, स्किनर, पावलोव, युंग, जीन पियाजे। तो वैसे तो ये आंसर आप बता ही दोगे, जब हम ये टॉपिक लेके आते हैं कि भाई इन्हीं आप मनोवैज्ञानिक के बारे में आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ऐसे क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जीन पियाजे, यानी जीन पियाजे जी ने कहा है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं और उन्हें नन्हे वैज्ञानिक भी कहा है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की क्या करते हैं, रचना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। यहाँ पे जो पियाजे जी की स्टेजेस दे रखी हैं वहां पे उनकी विशेषताएं दे रखी हैं, आपको विशेषताओं से मिलान करना है कौन सा इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसा ऑप्शन है जो सही मिलान है। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ, परिकल्पना खेल, सहसावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन देखते हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर पहला, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। वर्गीकरण करने मतलब क्लासिफिकेशन कर पाएगा। जब ये हमने बात की थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, हमने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बात की थी कि बच्चा अभी क्लासिफिकेशन करना नहीं जान रहा, बच्चे में संरक्षण की समझ अभी विकसित नहीं हुई है। भाई उनको दो गिलास में पानी उतना ही दो तो वो जो लंबा है गिलास उसको पकड़ेगा, ना कि चौड़े वाले गिलास को, उसको लगेगा लंबा वाला गिलास है। लेकिन यहाँ पे बच्चे में इसकी समझ विकसित हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा, हमने कहा था आपको, लॉजिक के साथ साथ उदाहरणों को समझने लगता है, परिकल्पना को समझने लगता है। हमने बात की थी बच्चा जो रचनात्मक ढंग से सोचने लगता है, अब सारी चिंतन विकसित करता है। जो अनुकरण प्रारंभ और कल्पना खेल की हम बात कर रहे हैं तो ये आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। ये जो बच्चा, मैंने कहा ना कि काल्पनिक खेल खेलना शुरू कर देता है, ठीक है, और बच्चा कल्पना करना शुरू कर देता है, तो ये जो कल्पना करना चीज आ जाती है ये बच्चे की उस स्टेज में नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें अनुकरण की बात करें तो अनुकरण करना बच्चे का औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में नहीं आता है। सहसावस्था में तर्क करना बच्चा अभी नहीं जान पाता है, सहसावस्था 0 से 2 वर्ष की होती है, तो इसमें कहाँ इतनी ज्यादा चीजें विकसित होंगी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक विचार कर लेता है, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है, यानी कौन सा सही मिलान वाला जोड़ा है यही पूछा गया था क्वेश्चन, तो है आपका मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से डैश 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 में भिन्न होता है बजाय डैश 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 के। तो ये होता है प्रकार और मात्रा, यानी पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ठीक है,
तो ये रहे आपके इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ी है। थ्योरी के बाद अगर हम क्वेश्चन लगाते हैं तो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाती रहूँगी, लगातार इस चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा समय लगेगा। और हमारे दिमाग में भी एक चीज़ होती है कि भाई हम भी जब स्टार्टिंग में जब कोई यूट्यूब चैनल सर्च करते थे तो वहाँ पे देखते थे व्यूज़ कितने हैं, सब्सक्राइबर कितने हैं, अच्छे व्यूज़ हुए, अच्छे सब्सक्राइबर होते थे, तभी हम उन चैनलों को देखते भी थे। बट मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग में देखना चाहिए, समझना चाहिए, अगर चीज़ें बेहतर हैं तो देखना चाहिए, सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जितनी स्टोरी आपको बता रही हूँ अपने सब्सक्राइब करने के चक्कर में बता रही हूँ। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी, मैं ये नहीं कह रही कि और कहीं नहीं मिलेंगी, मिलेंगी, हर जगह मिलेंगी, ठीक है। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बेस्ट दे सकूँ और आपकी तैयारी अच्छी कर सकूँ। तो लगातार अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको टॉपिक वाइज सारी चीज़ें यहाँ कंप्लीटली मिल जाएंगी। और हम नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएंगे वो हो सकता है वाइगोस्की से संबंधित हो, या किसी और मनोवैज्ञानिक से, या हम PYQ कुछ ना कुछ ऐसे धीरे धीरे करके हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए लेके अभी हमने EVS की भी क्लासेस करी हैं, उनको भी ज़रूर देखिएगा। EVS से भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं। बाकी मेन फोकस हमारा पेडागोजी में ही रहेगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेडागोजी आपका ज़्यादा नंबर गेन करने के लिए मदद करता है यहाँ पे सीटेट के हिसाब से। और आप सीटेट के साथ साथ टेट की भी प्रिपरेशन करते जाइए, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब 2025 में आपको टेट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता, अपने परिवार का ख्याल रखें, उनका सम्मान करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वैसे मैं बहुत ज़्यादा बोलती नहीं हूँ कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फिर भी अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अपने कमेंट्स ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और मैं काफ़ी मोटिवेट होती हूँ जब आपके कमेंट्स आते हैं। और आपने देखा भी होगा जितने लोगों के कमेंट आते हैं मैं अपना मतलब रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। तो आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह होंगी, जो भी क्वेश्चन डाउट, और अगर आपको एक क्लास पसंद आए तो वो भी आप मतलब दे सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।